मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कल अपन ने पढ़ा था छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत अपने 3 भाग बताए थे मैंने, ठीक है। तो तीनों भागों के बारे में एक बार डायग्राम से अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार देखो तीनों भागों को। पहला ग्रहणी, ठीक है, ग्रहणी। अब ग्रहणी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्यूडेनम, ठीक है दोस्तों। ड्यूडेनम हो गया अपना ग्रहणी। ग्रहणी को एक ड्यूडेनम बोलेंगे। और देखो 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। और सेकंड जो है ये इंपॉर्टेंट है, यू आकार की संरचना। यू आकार की संरचना, ठीक है, यू आकार की होगी इसकी संरचना। उसके साथ ही देखिए जो पित्ताशय से जो पित्त वाहिनी निकलती है और अग्नाशय से अग्नाशय वाहिनी निकलती है, वो किस में खुलती है? छोटी आंत में खुलती है। ये ध्यान रखिए, यहाँ से अग्नाशय रस और पित्ताशय से पित्त रस का स्राव होता है, ठीक है। इस प्रकार चलेगा अपना। तो अग्नाशय रस के विभिन्न प्रकार के एंजाइम अपन पढ़ेंगे। पहले अपन भाग पढ़ लेते हैं, इनके डायग्राम से पढ़ लेते हैं। यू आकार की संरचना ये हो गई कंप्लीट, ठीक है। अपना छोटा अपना क्या दूसरा अग्रशुद्रांत। अग्रशुद्रांत देखिए, इंग्लिश नाम बेटर रहेगा, इंग्लिश नाम याद करना, जेजुनम, ठीक है। जेजुनम याद रखिए आप। अग्रशुद्रांत थोड़ा अजीब है तो फिर भी अग्रशुद्रांत के बाद आएगा क्षुद्रांत, ठीक है। तीसरा जो अपना भाग है क्षुद्रांत आएगा, ठीक है। क्षुद्रांत आएगा, क्षुद्रांत। अब क्षुद्रांत को अपन क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्षुद्रांत को अपन बोलेंगे इलियम, ठीक है, इलियम। अब देखो एक एक चीज अपन डायग्राम से समझते हैं। हमारे अपन ने पढ़ लिया था डायग्राम से, और अपन ने ग्रहणी पढ़ लिया, छोटी आंत का भाग। और अग्र क्षुद्रांत देखो कम कुंडलित भाग है, ये इतना सा ध्यान रखिए, कम कुंडलित भाग है। और इसकी लंबाई ध्यान रखिए कितनी मीटर? 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर इसकी लंबाई होगी। और जो अपना क्षुद्रांत है इलियम भाग वो थोड़ा सा अधिक कुंडलित भाग है। और इसी को ही देखो अपन कितनी मीटर लंबाई है इसकी? 1.75 मीटर लंबाई है। देखो इनको तीनों को ही जोड़ेंगे तो 3 मीटर लंबाई आएगी। इसका मतलब छोटी आंत की लंबाई 3 मीटर होती है। देखो मृत्यु के पश्चात इसकी लंबाई बढ़ जाती है छोटी आंत की, ठीक है। 7 से 8 या फिर 6 से 7 इसकी लंबाई हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। और बाकी देखो इनमें पाचन, छोटे आंत में पाचन अलग से पढ़ लेंगे, एक बार इनके डायग्राम से पढ़ लेते हैं। देखो भाग अपन समझ सकते हैं। देखो यहाँ से ये ग्रहणी भाग में अपना पित्ताशय से पित्त वाहिनी और अग्नाशय से अग्नाशय वाहिनी इसमें खुलेगी, ठीक है। तो देखो अग्नाशय में इसमें ग्रहणी भाग में खुलती है। तो ग्रहणी भाग जो छोटी आंत का ही एक पार्ट है, इसमें इसके द्वारा एंजाइम जो होते हैं कार्य करते हैं, ठीक है। छोटी आंत में ही भोजन का अधिकांश पाचन होता है, ये पहले हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। वसा का पाचन और प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से समाप्त किसमें होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है। अब देखो छोटी आंत आगे बढ़ती हुई ये जो नीचे से गुजरती है, देखो बड़ी आंत ही है, बड़ी आंत से नीचे से गुजरती हुई ऐसे कुंडलित होती हुई बहुत सारी कुंडलित पाए जाते हैं। और जो क्षुद्रांत भाग है, क्षुद्रांत और ये अपना बड़ी जो बड़ी आंत अपन को दिख रही है, ये वाली जो मोटी मोटी सी दिख रही है अपनी बड़ी आंत है, ठीक है। बड़ी आंत के भी अपन ने 3 भाग पढ़े थे, आमाशय के भी 3 पढ़े थे और छोटी आंत के भी 3 पढ़े थे जो अपन ने पढ़ लिए हैं। तो छोटी आंत के डायग्राम, बड़ी आंत के डायग्राम से एक बार समझ लीजिए कि कौन कौन से भाग हैं। उसके बाद डायग्राम को मिटा के फिर आपको पाचन बताऊंगा कि कौन कौन से एंजाइम है। तो पहले देखो छोटी आंत का ये जो इलियम भाग है, ठीक है, छोटी आंत का जो इलियम भाग है वो जुड़ेगा बड़ी आंत के सिक्कम भाग में। तो देखो सिक्कम और इलियम, सिक्कम को ही उंडुक कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो सिक्कम और इलियम दोनों एक स्थान पर जहां मिलते हैं, ये यहाँ एक कपाट या संकोचक पाया जाता है, इसको क्या बोलेंगे? इलियोसिकल कपाट, ठीक है। इलियोसिकल कपाट, ठीक है। ये ध्यान में रखिए कि इलियोसिकल कपाट कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो मतलब जो छोटी आंत का जो इलियम भाग है और बड़ी आंत का जो सिक्कम भाग है, वो जहां मिलता है वहां कपाट पाया जाता है। क्या बोलेंगे इसको? इलियोसिकल कपाट। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आ जाता है कभी कि कौन से स्थान पे दोनों मिलते हैं। तो ये देखो सिक्कम जो है वो छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने का कार्य करता है, ये भी ध्यान रखिए। सिक्कम छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। उसके साथ ही देखो सेकंड पॉइंट जो अपना, देखो ये मैंने नाम दे रखा है कर्मी रूपी परिशेषिका या फिर अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स दर्द अपन को होता है। देखो इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी अपेंडिक्स की लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई देखो 1 सेंटीमीटर तो इसका व्यास है, ठीक है। व्यास त्रिज्या आप जानते हो, जो मैथ वाले हैं वो तो जानते ही हैं। देखो त्रिज्या की जो दुगनी है वो व्यास होता है, ठीक है, व्यास होता है। उसके बाद देखो
इसकी व्यास तो हो गया, और इसकी लंबाई अगर बात करें लंबाई की तो 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अभी कभी कभी अपन को अपेंडिक्स दर्द होता है, क्यों होता है? क्योंकि जैसे मान लो कोई भोजन के कण, ऐसे कण आ गए इसमें कि उसका पाचन नहीं हो पाया शरीर में, तो इसमें फंस गए, तो बाई चांस ये सड़ने लग जाती है। अगर नहीं पचने के कारण, इसमें फंस जाने के कारण सड़ने लगती है, अपेंडिक्स दर्द होता है। और दर्द के कारण देखो ये अवशेषी संरचना है, मनुष्य में बहुत सारी ऐसी अवशेषी संरचनाएं पाई जाती हैं, उसमें ये भी एक ऑर्गन है जो अवशेषी संरचना है। जो पहले जो आदि मानव थे, अपन मानव जब आदि मानव था तब उस टाइम ये अपेंडिक्स अपने सेलुलोज का पाचन करती थी। वर्तमान में जैसे जंतु है, गाय वगैरह, इनमें अभी भी ये क्रियाशील है, और सेलुलोज जो पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है, वो उसका पाचन ये करते हैं। अपने मनुष्य शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, ठीक है। सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, ये भी ध्यान में रखिए। अब देखो क्षुद्रांत अपना सिक्कम में खुला, सिक्कम आगे जाकर बृहदांत्र में खुलेगा। बृहदांत्र के जो 3 भाग है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, बृहदांत्र के 3 भाग। पहला भाग बृहदांत्र या कोलन बोल दीजिए। देखो कोलन का ये कौन सा? आरोही। आरोही किसे कहते हैं? देखो छोटे से बड़े, ठीक है, छोटे मतलब छोटे छोटे, बाद में फिर बड़े बड़े आए, ठीक है। तो देखो ये नीचे से बढ़ रहा है, तो मतलब एक प्रकार से छोटे से बढ़ रहा है ना, तो देखो ये ऊपर बढ़ रहा है। ये देखो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ एक तो होता है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य लंबवत होता है, जबकि अनुप्रस्थ चौड़ाई के आधार पर होता है, ठीक है। तो ये अपना भाग कोलन का ही है, देखो कोलन का ही ये भाग है, कोलन का ही ये भाग है, कोलन का ही ये भाग है, ठीक है। कोलन मतलब वर्धांत्र के ही ये भाग है, ये भाग है, ये भाग, ठीक है, तीनों ही ये भाग है। लेकिन देखो इसको अनुप्रस्थ बोल देंगे, इसको अनुप्रस्थ बोल देंगे, सॉरी, इनको अनुप्रस्थ, इसको आरोही और इसको अवरोही, क्योंकि ये बड़े से मतलब नीचे घट रही है, नीचे आ रही है, तो इसको अवरोही बोल दिया, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। उसके साथ ही देखो मलाशय में मल का अस्थायी रूप से संग्रहण होता है, और रेक्टम, जो इंग्लिश में बोलेंगे रेक्टम, और गुदा जिससे अपना जो बाहर निकलता है, ठीक है, द्वार है एक प्रकार से, ठीक है। और ये अपना कंप्लीट है। और अभी अपन पाचन पढ़ लेते हैं छोटी हाथ में, किस प्रकार से कौन कौन से कहां से पाचन होता है, ठीक है। देखो छोटी आंत में पाचन के लिए अग्नाशय से रस स्रावित होंगे, पित्ताशय से रस स्रावित होगा। पित्ताशय रस को अपन ने पढ़ लिया था कि पित्ताशय रस वसा का पाचन करके वसीय मतलब ट्राइग्लिसराइड या पायसीकृत वसा में कर देता है। वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या है? पायसीकरण है। पहले चैप्टर में जो अपना पिछले वाला था उसमें डिस्कस कर लिया है, तो अपन आगे डिस्कस करते हैं कि देखो अग्नाशय रस, ठीक है, अग्नाशय रस में कौन से एंजाइम है, कौन से क्या कार्य करते हैं। तो पहला देखो ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। अब ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन। अब देखो ये इंपोर्टेंट हार्मोन है जो अग्नाशय से स्रावित होते हैं, पाचन के लिए विशेष प्रकार से महत्वपूर्ण है। अग्नाशय या फिर पेनक्रियास जिसे बोलते हैं, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो देखिए 3 एंजाइम ये है, और लाइपेज, जो लाइपेज जैसे क्या होता है लाइपेज, देखो समझो, थोड़ा सा समझो। देखिए लिपिड को अपन क्या बोलते हैं, जैसे वसा है, वसा को इंग्लिश में लिपिड बोलेंगे, लिपिड के लिए लाइपेज, मतलब लिपिड से अपन थोड़ा सा समझ सकते हैं कि लाइपेज मतलब लिपिड से कनेक्टेड है थोड़ा, तो लाइपेज क्या करेगा, लिपिड का पाचन करेगा। तो काइमोट्रिप्सिन है, वो क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिन हो गया, जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीडेज, ये जो सारे जो एंजाइम है वो किसका पाचन करेंगे, प्रोटीन का पाचन करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे एक बार अपन समझे। देखो जैसे ही अग्नाशय, जैसे आमाशय से ग्रहणी भाग में आता है भोजन, वो कायम के रूप में आता है, ये भी ध्यान रखिए, कायम के रूप में। आमाशय से ग्रहणी में जो भोजन आता है उसको कायम कहते हैं। वो कायम जैसे आता है तो आमाशय जो अपनी ग्रहणी की जो पेशियां हैं, मतलब जो भ्रूण की ग्रंथियां वगैरह पाई जाती है वहां, तो वहां की जो कोशिकाएं हैं वो एंटेरोकाइनेज एंजाइम स्रावित करेगी। एंटेरोकाइनेज जो क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन है। किसी भी, मैंने पहले बता दिया, किसी भी एंजाइम के बाद में अगर नोजन शब्द आ जाए
तो अपन उसको अक्रिय मानेंगे, सक्रिय नहीं मानेंगे। सक्रिय करने के लिए एंजाइम और एंजाइम उसको सक्रिय करेंगे, ठीक है, सक्रिय एक्साइटेड करेंगे। उसके बाद देखो जैसे कैसे करते हैं, देखो ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन को देखो सक्रिय कौन करेगा, ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज, 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 ठीक है, ये हो गए एंटेरोकाइनेज। अब एंटेरोकाइनेज इसको सक्रिय किया, वो किस में बदलेगा, ट्रिप्सिन में बदलेगा, ठीक है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन में बदलेगा। अब ट्रिप्सिन किसको बदलेगा, काइमोट्रिप्सिन को बदलेगा, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, काइमोट्रिप्सिन। अब काइमोट्रिप्सिन क्या काम करेगा, किससे सक्रिय होगा, तो ट्रिप्सिन से सक्रिय होगा, ठीक है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन से सक्रिय होकर क्या, काइमोट्रिप्सिन नोजन है, सॉरी, अब नोजन क्या करेगा, अब नॉर्मल में बदल जाएगा, कैसे, काइमोट्रिप्सिन, देखो ये अक्रिय फॉर्म है, ट्रिप्सिन की अक्रिय फॉर्म है ट्रिप्सिनोजन, और ये सक्रिय है, मतलब इधर वाले सक्रिय हो गए। अब सक्रिय हो गए तो एंजाइम को आसानी से पचित कर पाएंगे, मतलब एंजाइम जो है भोजन को, जो प्रोटीन है भोजन में, वो एंजाइम आसानी से पचित होगी अपनी। तो देखो प्रोटीन को अपन पचित करेंगे, ठीक है, प्रोटीन जैसे अपने पेप्टोन में अपन ने बदल दिया था आमाशय में, तो देखो पेप्टोन, पेप्टोन को आगे बदलना अपन को, पेप्टोन या फिर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। अब देखो पॉलीपेप्टाइड होता क्या है, देखो दो बहुत सारे पेप्टाइड, देखो बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर पेप्टाइड बनाते हैं, पेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, जो प्रोटीन का ही बड़ा रूप है। या फिर यहाँ लगा दो पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड, ये क्या काम करेंगे, जो है अपने काइमोट्रिप्सिन, या दोनों ही एक ही काम करेंगे, काइमोट्रिप्सिन या फिर क्या बोलेंगे अपन, या फिर ट्रिप्सिन। अब ये इनमें क्या करेंगे, छोटे पॉलीपेप्टाइड, मतलब छोटे टुकड़ों में और तोड़ देंगे, छोटे पॉलीपेप्टाइड, छोटे पॉलीपेप्टाइड। देखो अच्छे से समझो, पूरा विस्तार से है, ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। छोटे पॉलीपेप्टाइड हो गया। अब छोटे पॉलीपेप्टाइड जैसे ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, वो क्या करेगा, छोटे पॉलीपेप्टाइड जो है अपने बने थे, छोटे पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। अब छोटे पॉलीपेप्टाइड को ये क्या काम करेगा, कौन सा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। देखो छोटे पॉलीपेप्टाइड को क्या करेगा, छोटे और टुकड़ों में कन्वर्ट करेगा, और लास्ट में क्या कर देगा, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल में बदल देगा। देखो अपनी पहली जब क्लास हुई थी पाचन तंत्र भाग फर्स्ट, उसमें मैंने बोल दिया कि प्रोटीन किसमें टूटेगी, लास्ट अंतिम रूप से एमिनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में, और वसा टूटेगी वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। तो यहाँ अपनी बात हो गई थी। तो देखो अपनी अंतिम रूप से टूट चुका है, ठीक है, किस स्राव से, अग्नाशयी रस है ये पूरा, ठीक है, अग्नाशयी रस हो गया, रस है, देखिए ध्यान रखिए, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस ये किससे स्रावित होता है, एसिनाइन की कोशिकाएं अपने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था अग्नाशय में लैंगरेंस द्वीपिकाएं, और एक पढ़ाया था मैंने अग्नाशयी कोशिका, अग्नाशयी मतलब मैं लैंगरेंस द्वीपिकाएं पढ़ी थी, और उसके साथ एसिनाइन की कोशिकाएं पढ़ी थी, ठीक है। आगे ध्यान रखिए, ये हो गया अपना टॉपिक, अमीनो अम्ल हो गया, अमीनो अम्ल जुड़कर ये बनाएंगे, तो अब अमीनो अम्ल का डायरेक्ट अवशोषण हो सकता है, तैयार हो चुके हैं। अब देखो लाइपेज है अपना, लाइपेज क्या करता है, वसा को क्या करेगा, कन्वर्ट किस में करेगा, लाइपेज, ठीक है, जो अपना लाइपेज जो एंजाइम है, वसा को जो अपना है वसा अम्ल, देखो वसा जो है पायसीकृत वसा हो चुकी थी, यहाँ भी यहाँ लिख दीजिए पायसीकृत वसा, ठीक है, पायसीकृत वसा ट्राइग्लिसराइड बोल देते हैं। तो वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड, सॉरी मोनोग्लिसराइड, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होगा मोनोग्लिसराइड। देखो
जो पारसीकृत वसा हो गई थी अपनी लाइपेज एंजाइम, पारसीकृत वसा को लाइपेज एंजाइम वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। ये अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है। लाइपेज एंजाइम क्या काम करता है? वसा का पाचन करता है, पारसीकृत वसा, क्योंकि पारसीकरण किससे हो गया था? पित्त से हो गया था। पित्त वापिस लाइपेज एंजाइम कार्य करेगा और वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में मोनोग्लिसराइड या फिर ठीक है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो अग्नाशय अपना कंप्लीट है, अग्नाशय से ठीक है। उसके बाद एमिनो अम्ल का जैसे ही पाचन होगा वो छोटी आंत से अवशोषित हो सकते हैं आराम से। छोटी आंत में रसांकुर पढ़ा था पिछली क्लास में, छोटी आंत में रसांकुर और सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जिससे भोजन का अवशोषण आसानी से हो जाता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी जो है वो रक्त कोशिकाएं होती हैं जिससे आसानी से अवशोषण हो जाएगा। रक्त कोशिकाएं जैसे सूक्ष्मांकुर था अपना, सूक्ष्मांकुर के ऊपर थे माइक्रोविलाई थे, मतलब विलाई के ऊपर क्या था? माइक्रोविलाई। अब ये विलाई जैसे यहाँ रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं से डायरेक्ट एमिनो अम्ल ग्लूकोज वगैरह जैसे ही पाचन होता जाता है अवशोषित होते जाते हैं। ठीक है, अब छोटी आंत में देखो, अपने छोटी आंत में अग्नाशय से पाचन समझ लिया, तो उसके बाद देखो ऐसे पाचन समझते हैं कि छोटी आंत में और कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। देखो तो छोटी आंत में आंतरीय लाइपेज और स्रावित होता है। आंतरीय लाइपेज देखो आंत का है, छोटी आंत का है आंतरीय लाइपेज। अब जैसे मान लो और बच गया कोई मतलब वसा, कोई और बच गई वसा, उसके अग्नाशय के पाचन के बाद फिर बच गई वसा, तो फिर उसका पाचन और होगा। मतलब जैसे ही पाचन की क्रिया और एंजाइम अलग अलग भाग में स्रावित होते रहते हैं। ठीक है, ये भी वही कार्य करेगा, ट्राइग्लिसराइड को मतलब वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा मोनोग्लिसराइड में। ठीक है, ये ध्यान रखिए। लाइपेज हो गया और उसके साथ ही देखो सुक्रोज है अपना। जैसे सुक्रोज मान लो आपने शुगर खाई, शुगर मतलब सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज मतलब क्या हुआ? जैसे अपन गन्ने की शर्करा बोलते हैं, जैसे गन्ने की शर्करा किसे बोलते हैं? सुक्रोज को। शक्कर है उसमें क्या कौन सी शर्करा पाई जाएगी? मतलब मीठी शर्करा है सुक्रोज। ठीक है, अब सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम कार्य करेगा, सुक्रेज एंजाइम। ठीक है, सुक्रेज एंजाइम कार्य करेगा। ठीक है, सुक्रेज एंजाइम इसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि फ्रक्टोज, देखो फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? फलों की शर्करा भी बोलते थे फ्रक्टोज को। ग्लूकोज को अपने एनर्जी जो अपन को देता है ग्लूकोज देता है। ठीक है, फ्रक्टोज में बदल गया, फलों में पाई जाती है फ्रक्टोज। और देखो इस प्रकार से एंजाइम कार्य करेगा। अब सुक्रोज हो गया। अब मान लीजिए लेक्टोज, आपने दूध पिया, दूध में क्या है? लेक्टोज है। अब लेक्टोज एक शर्करा है, उसका पाचन लैक्टेज एंजाइम करेगा, लैक्टेज एंजाइम। देखिए नाम से एंजाइमों के नाम दिए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा। जैसी शर्करा है उसी प्रकार से उनके नाम देकर उनके जो पाचन की क्रिया है उसको समझाया गया है। ठीक है, तो पहला अपना ग्लूकोज में बदलेगा, ग्लूकोज, और फिर जो अपना है ग्लेक्टोज में बदलेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, ग्लेक्टोज। ठीक है, अब देखा माल्टोज, अगर इसकी जगह माल्टोज होता, छोटी आंत के ही पाचन पढ़ रहे हैं, छोटी आंत में अगर माल्टोज है तो माल्टेज एंजाइम होगा इसमें, माल्टेज एंजाइम। अब माल्टेज एंजाइम क्या काम करेगा? माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब कहने का मतलब अगर समझने की दृष्टि से समझे तो ये देखो ये डाई वो है कार्बोहाइड्रेट का डाई रूप है, मतलब दो एक साथ पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज फ्रक्टोज एक साथ मिलकर सुक्रोज का निर्माण करेंगे। दो शर्कराएं हैं आपस में मिलकर, तो इस प्रकार से है पाचन जिसमें। ठीक है, और प्रोटीन का पाचन अपने पढ़ ही लिया। उसके बाद देखो आगे देखो, छोटी आंत में पाचन हो गया अपना। ठीक है, छोटी आंत में पाचन होकर अपना अवशोषण होगा। अवशोषण की जो बड़ी मात्रा है उसमें छोटी आंत में होती है। देखो मुख में औषधियों का अवशोषण होता है, ध्यान रखिएगा। मुख में तो औषधियां हैं, जितनी प्रकार की औषधियां हैं उसमें मुख में थोड़ी बहुत मात्रा में मुख में अवशोषित होगी, ज्यादा नहीं होगी। कुछ ही औषधियां हैं जो मुख से अवशोषित होती है। ठीक है, आमाशय में भी थोड़ी बहुत औषधियां हैं जो अवशोषित होंगी। ठीक है, और उसके साथ ही जैसे जो अल्कोहल है, शराब है, जो वो आमाशय से अवशोषित होती है। ठीक है, वो आमाशय से अवशोषित होकर लीवर को खराब करती है, इसलिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो आगे जो है छोटी आंत में, देखो विशेष प्रकार से छोटी आंत में भोजन का पाचन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार छोटी आंत में पाचन के साथ ही छोटी आंत में अवशोषण की दृष्टि से भी छोटी आंत बहुत इंपॉर्टेंट है।
छोटी आंत मैंने पढ़ ली है। अब बड़ी आंत देखिए, बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, कुछ भी नहीं है, केवल ये ध्यान रखिए कि कितने भाग है, लंबाई कितनी होगी इसकी। तो लंबाई की अगर बात करें तो लगभग 1.50 मीटर है, ठीक है, 1.5 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि 1.5 मीटर लंबाई किसकी है, तो छोटी आंत की है। अब देख छोटी आंत के 3 भाग है। पहला सिक्कम या फिर उंडुक, सिक्कम याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, सिक्कम, सिक्कम। दूसरा बी कोलन, कोलन, और सी रेक्टम, और रेक्टम एंड एनस, ठीक है। एनस का कोई कार्य नहीं है, बस यहाँ से द्वार है एक प्रकार से, ठीक है। जैसे मुख में द्वार पाया जाता है उसी प्रकार लास्ट में एक द्वार पाया जाता है, ठीक है। उससे जो मलाशय में जो वो जो मल है उसका मतलब त्याग होता है, ठीक है, विष्ठा का त्याग होता है। किसमें, एनस भाग के द्वारा विष्ठा का त्याग होता है। सिक्कम क्या करता है, मैंने पहले ही बोल दिया, योजक है, बड़ी आंत छोटी आंत को जोड़ना, बड़ी आंत वह छोटी आंत को जोड़ना, ठीक है, जोड़ना। उसके साथ ही देखिए दूसरा जो है अपना कोलन भाग, उसके 3 भाग है, कौन कौन से, आरोही पढ़ लिया था, आरोही ऊपर बढ़ता है, देखो बड़ा ऊपर बढ़ता है, और फिर उसके बाद अनुप्रस्थ मतलब प्लेट है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार डायग्राम जो मैंने पहले बनाया था उसको एक बार और समझ लें, ठीक है। अनुप्रस्थ जो हो गया अपना, अनुप्रस्थ के बाद जो है अपना अवरोही है, जो नीचे आ रहा था छोटी आंत का, अवरोही भाग हो गया जो है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, अवरोही भाग। अब देखो एनस और रेक्टम का क्या है, अस्थायी रूप से मल संग्रह, थैलेनुमा है, ठीक है, थैलेनुमा। जिस प्रकार देखो आमाशय थैलेनुमा था, उसी प्रकार रेक्टम जो है, मलाशय जो है, वो क्या होगा, थैलेनुमा भाग होगा, ठीक है। उसी के साथ देखो थैलेनुमा भाग अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से मल संग्रह, अस्थायी रूप से मल का संग्रहण, ठीक है, अस्थायी रूप से मल का संग्रहण करता है, जो मस्तिष्क के संकेतानुसार उसको त्याग दिया जाता है, ठीक है। और ये अपना कंप्लीट हो गया है, छोटी बड़ी आंत भी कंप्लीट हो गई है। उसके साथ देखो बड़ी आंत में पाचन की अगर बात करें तो पाचन किसी प्रकार का बड़ी आंत में पाचन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़ी आंत में पाचन होता है कि नहीं, तो बड़ी आंत में किसी प्रकार की पाचन नहीं होता। भोजन देखो इसमें क्या होता है, भोजन में जैसे उपस्थित जल है, खनिज लवण है, थोड़ा बहुत इसका अवशोषण होता है, लेकिन विटामिन के जो है बड़ी आंत द्वारा अवशोषित होता है। इतना सा ध्यान रखिए कि जो जल है, जल का अधिकतम भाग इससे अवशोषित होकर मलाशय में चला जाएगा, मलाशय में भोजन अस्थायी रूप से संग्रहण होगा, और उसके बाद जो है अस्थायी रूप से मस्तिष्क के जो संकेत देगा मस्तिष्क उसके अनुसार त्याग दिया जाता है, ठीक है। अपनी बड़ी आंत भी इसे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, बड़ी आंत कंप्लीट हो चुकी है। देखो अभी और पढ़ लेते हैं। देखो पाचन के जो प्रकार है, एक प्रकार भी ध्यान रखिए, अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन, ठीक है। अंतःकोशिकीय पाचन मतलब एक ही कोशिका में पाचन होता है, जैसे अमीबा है उसकी एक ही कोशिका है, तो एक ही कोशिका में अंदर ही पाचन होगा, तो अंतःकोशिकीय पाचन हो गया। उसके बाद देखो जो बाहर है, बाह्य कोशिकीय पाचन कौन सा होगा, जिसको अपन में जो पाचन होता है वो आहार नाल में होता है, तो शरीर के तो एक प्रकार से नली में ही होता है, तो बाहर ही है, तो उसको क्या बोलेंगे, बाह्य कोशिकीय पाचन। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जैसे अपन को कुपोषण हो गया, तो कुपोषण में जो रोग भी होते हैं, जैसे क्वाशियोर जो रोग है अपना प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। प्रोटीन नहीं लेने की वजह से क्या होता है, कमी से जो होता है क्या होता है, क्वाशियोर सिंड्रोम होता है। और मेरास्मस या फिर इसको क्या बोलते हैं, सूखा रोग। अब ये किससे होता है, तो ये किससे होता है, तो प्रोटीन की कमी, ये भी है प्रोटीन की कमी से ही, और उसके साथ ही कैलोरी कमी प्लस कैलोरी की कमी अगर हो जाए शरीर में, तो अपना क्या होगा,
कि मेरामस या सूखा रोग हो जाएगा। उसके बाद ही देखो ध्यान से समझना एक चीज और, कि जो उल्टी होती है अपनी, उल्टी जो होती है आमाशय से पहले, देखो आमाशय से भोजन आगे जाने के बाद, जैसे ग्रहणी में चला गया तो उसके बाद उल्टी नहीं हो सकती। उल्टी आमाशय में अगर भोजन है और भोजन आमाशय में रहेगा तब तक उल्टी हो जाती है। अब उल्टी का क्या होता है, उल्टी के लिए एक मस्तिष्क में एक वमन केंद्र होता है, ठीक है, मस्तिष्क के मेडुला भाग में, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो भी एक प्रकार से रोगी है, ठीक है, उल्टी होना। तो ये अपने रोग भी हो गए, कब्ज वगैरह जो है, वो एसिडिटी है, वो थोड़े से इसमें आ जाते हैं। एसिडिटी तो HCl के अधिक स्ट्रांग से होती है, उस प्रकार ये भी ध्यान में रखिएगा। उसी के साथ देखो पाचन का जो है थोड़ा सा कर्म मैं बता देता हूँ, क्या कर्म रहता है अपना पाचन का। तो पाचन में सबसे पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, ठीक है, अंतर्ग्रहण होगा। अंतर्ग्रहण के जस्ट बाद, ठीक है, अंतर्ग्रहण, जैसे अंतर्ग्रहण क्या होगा, अंदर ग्रहण करना, ठीक है, भोजन को मुख में ग्रहण कर लिया। अब मुख में ग्रहण करने के बाद, मुख में जो भोजन जो ग्रहण हो गया उसके बाद उसका क्या होगा, पाचन होगा। पाचन के बाद क्या होगा, देखो मुख में भोजन अवशोषण किया आपने, फिर क्या किया, पाचन किया, पाचन के बाद उसका अवशोषण हुआ, ठीक है, अवशोषण हुआ, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम द्वारा पाचन हो गया, अवशोषण हो गया। अब देखो अवशोषण होने के बाद क्या होगा, अवशोषण होने के बाद स्वांगीकरण होगा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ स्टूडेंट को स्वांगीकरण में कंफ्यूजन रहता है, स्वांगीकरण, ठीक है, स्वांगीकरण क्या है कि जो है जैसे भोजन को अवशोषित हो गया, भोजन के अवशोषित होने के बाद शरीर में पहुंचने के बाद उसको एनर्जी, मतलब एनर्जी तक की क्रिया, वो क्या है, मतलब एनर्जी अपन को आ जाए, वो क्या है, स्वांगीकरण है, ठीक है। पांच अंतर्ग्रहण नाम से देखो थोड़ा सा समझना कि अंतर्ग्रहण ग्रहण किया, पाचन हुआ, पाचन के बाद अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण हुआ। कभी कई बार ये क्रम पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या फिर कोई सा क्वेश्चन हो, ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है, स्वांगीकरण के बाद, अवशोषण के बाद उसका जो है उत्सर्जन होगा, ठीक है, उत्सर्जन। देखो जो अपन ने उत्सर्जन होता है, जैसे CO2 है, CO2 वो भी उत्सर्जित पदार्थ है एक प्रकार से, जो किससे होता है, जो अपने स्वांगीकरण क्रिया के बाद होता है उत्सर्जन। और उत्सर्जन वो मलाशय को, मन को त्यागना, वो भी एक प्रकार से उत्सर्जन है, ठीक है, प्रकार से। ये भी ध्यान रखिए कि पाचन का क्या क्रम रहता है, ठीक है, ये अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने पाचन के सभी टॉपिकों के बारे में एक प्रकार से विस्तार से मैंने बताया, अपने 4 लेक्चर हो चुके हैं पाचन के बारे में, ठीक है। इसी प्रकार मैं आगे भी आपको अच्छे से प्रयास करूंगा कि आपके अच्छे चैप्टर हो, और इसी प्रकार मेरा सपोर्ट कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे जो अपना है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज मुझे फॉलो करें और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है।